इरफान कादिर साहब, जब 90 दिन का रिमांड था, कानून इसलिए बदला गया कि उसको ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है, लेकिन अब ये 14 दिन से 30 दिन करने का क्या मकसद है? इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? 90 दिन का रिमांड जो था उसको कभी भी ड्रैकोनियन नहीं कहा गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस 90 दिन के रिमांड को आईनी करार दिया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया था यार वली के, उन्होंने 90 दिन को ठीक करार दिया था। के बावजूद समझा ये गया था कि ये 90 दिन का पीरियड बहुत ज्यादा है, इसमें तफ्सील की जाए, कमी की जाए। ज्यादा उसमें कमी कर दी गई, लेकिन ज्यादा कमी कर दी गई, तो उसमें एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए 30 दिन किए गए। हालांकि अगर कोई दरमियाना रास्ता होता तो कम से कम 45 दिन होते, वो नहीं किए, तो बल्कि 30 दिन रखा। तो इसलिए ये जो आप काला कानून वाली बात कर रहे हैं, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने अगर 90 दिन के बारे में नहीं की तो 30 दिन कैसे काला कानून होगा? नहीं सर, 90 दिन के बारे में खुद सियासतदान ये कहते थे, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के लोग, कि ये काला कानून है, 90 दिन रखा जाता है। और अब भी जो 30 दिन किए गए हैं, साथ ही ये कहा है कि अदालत इसमें 90 दिन तक इजाफा कर सकती है। तो इस पस मंज़र में बात हो रही है। जी ठीक है, लेकिन अब क्योंकि उसको 30 ही किया गया ना जी, 90 से, तो अब वो हट गया है ना, क्योंकि 90 रुपए महसूस हो रहा था कि बहुत लंबा पीरियड है, तो उसको कम कर दिया गया ना। जी सही। अब ये 15 किया गया था, ज्यादा कम था, तो अब जरा थोड़ा सा उसको बैलेंस किया गया, तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक एतराज़ ये भी किया जाता था कि चेयरमैन के पास ये गिरफ्तारी का जो इख्तियार है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाए, एक आदमी पर जुर्म साबित हो जाए, फिर गिरफ़्तार कर लें। अब फिर चेयरमैन को ये इख्तियार दे दिया गया है कि अगर कोई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ताउन नहीं कर रहा तो उसको गिरफ़्तार कर लें। तो ये चीज़ पिछले कानून में भी थी, तो इसकी क्या ज़रूरत पेश आई है? किसी ख़ास शख्सियत को निशाना बनाना मकसूद है? नहीं, ये जो अब गिरफ्तार करने का जो इख्तियार है, ये तो तमाम उन लोगों से अप्लाई करेगा जिसकी इंक्वायरी सब चल रही है। मुकद्दर वाहिद को तो नहीं अप्लाई करेगा, सबको अप्लाई करेगा। जी अच्छा, इरफान कादिर साहब, आप जीबी असम्बली में जो आज हुआ वो आपने देखा। वैसे आज 5 जुलाई भी है, एक तारीखी हवाला है 5 जुलाई का पाकिस्तान की सियासत में, और बिलखुसूस आइन और क़ानून के हवाले से भी। भुट्टो साहब को जो फांसी थी उसको अदालती कत्ल कहा गया। नवाज शरीफ साहब की जो अदालत से नाअहली थी उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। हाल ही में सरदार तनवीर इलियास साहब को अदालत ने नाअहल कर दिया, और अब गुज़श्ता रोज़ जो खालिद खुर्शीद साहब हैं, वज़ीर आला KP के, वज़ीर आला GB, साबिक़ वज़ीर आला GB, उनको अदालती फ़ैसले की नज़र हो गई उनकी वज़ारत आला। आप क्या समझते हैं, ये जो सारे फ़ैसले हैं इनमें कॉमनैलिटी तो अदालती फ़ैसला है, लेकिन इनके जो ग्राउंड्स हैं वो वाकई किसी की कोई वाक़तन आपको लगता था कि वो फ़ैसले जस्टिफाइड हैं सारे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स को नाअहल करने का तरीका जो है वो आइन में लिखा हुआ है। वो पाकिस्तान के आइन में भी लिखा हुआ है, कश्मीर के आइन में भी लिखा हुआ है, और वो अमेरिका के आइन में भी लिखा हुआ है। जब अमेरिका में ओबामा की अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के आगे एक दो वारंटों के जरिए कि ओबामा जो है लिहाजा उनको कोई हक नहीं है कि अमेरिका के सदर रहें, तो अमेरिका की अदालत थी तो ये कहना पड़ा कि अमेरिका के आइन में तरीकाकार वज़ा किया गया है कि सदर को सिवाय इम्पीचमेंट के आप नहीं निकाल सकते। तो वही मंतक के तहत पाकिस्तान में भी और कश्मीर में भी साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म को नाअहल कौन करेगा। अब कानून में जो नाअहल करने का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, और उसका एक खास तरीकाकार है। वो ना तो सुप्रीम कोर्ट नाअहल कर सकती है, ना हाई कोर्ट नाअहल कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नाअहलियाँ हो रही हैं अदालतों के जरिए, ये आइन को अपने हाथ में लेने के मुतरादिफ है। अच्छा, ये खालिद खुर्शीद की नाअहली भी ठीक नहीं है? समझते हैं कि ये अदालतों को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को नाअहल कर सकें किसी भी ग्राउंड पर? बिल्कुल, मैं समझता क्या हूँ, आप आइन देख लें, आइन में लिखा हुआ है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो है या कोई भी वज़ीर आज़म जो है उसकी नाअहली का तरीका आइन में दर्ज है, और वो ये है कि जो स्पीकर है असेंबली का वो मामला भेजेगा इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन इसको देखेंगे तो नाअहल है कि नहीं। ये हाई कोर्टों का या सुप्रीम कोर्टों का काम नहीं है।
सही। नहीं इरफान साहब, खालिद खुर्शीद की नाअहली भी आप समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है? ये मुझे अभी आपकी मुसाफत से पता चला है। जी तो अगर इसमें भी उसी तरह का मसलक है तो ऑब्वियसली ये भी फिर मैं कैसे कहूँगा कि ये दुरुस्त है। मैंने वैसे इस फैसले को भी देखा नहीं है, जी। तो देख के तो फिर मजीद बात करूँगा। अच्छा, इसमें तो ये भी हुआ कि उनको कल नाअहल करार दिया गया। आज वज़ीर आज़म का इंतखाब होना था, वहाँ की जो एपलेट कोर्ट है उसने स्टे दे दिया कि जी वज़ीर आज़म का इंतखाब भी, वज़ीर आला का इंतखाब भी आज नहीं हो सकता। किसी मेंबर ने दरख्वास्त दी थी और वो भी 72 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो इसका मतलब है आप समझते हैं, और आइन ये कहता है कि अदालतों को इस तरह के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, सियासी मामलात और जो जमहूरी मामलात हैं, आइनी मामलात। आइन हरगिज़ ये नहीं कहता कि अदालतों को मुदाखलत करनी चाहिए। जी। आइन ये कहता है कि जो आइन में लिखा है उसको फॉलो करना चाहिए। और आपने जो बहुत से हवाले दिए जिन फैसलों के, अदालती फैसलों के माजी में, जी, उसको अगर सामने रखें तो जो कुछ अदालतों ने किया आइन वो नहीं कहता। सही जी। अच्छा, इसके जो फैसला आया इरफान कादिर साहब, ये खालिद खुर्शीद साहब का, उसमें हवाला दिया गया आईने पाकिस्तान की जो शिक है 62 और 63 के रेफरेंस से उनको नाअहल किया गया जाली डिग्री केस में। फिर जो तनवीर इलियास साहब का मामला था नाअहली का, वो गालिबन अदालतों के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का था। आईने पाकिस्तान क्या कश्मीर और जीबी में इसकी जो शिक हैं उनका इत्तलाक़ होता है, या उनके अपने आइन में इनके रेफरेंस के तौर पे ये मौजूद हैं यही शिकें? देखिए, बहुत सारी अदालती फैसले जो है ना वो तकलीफ में फॉलो किए जा रहे हैं, जबकि उनके आइन अलहदा हैं। जी। तो इसलिए जो पाकिस्तान का आइन है वो ऑब्वियसली कश्मीर का आइन उससे मुख्तलिफ है। सही 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 है, बिल्कुल ठीक है। 5 जुलाई है आज इरफान कादिर साहब, ज़ाहिर आइन की बात हो रही है। फ़र्क क्या फ़ील करते हैं 5 जुलाई 1977 और 5 जुलाई 2023 में? जी जी, हम कितना आगे बढ़े हैं? हम 5 जुलाई 77 से 23 तक कितना आगे बढ़े हैं, आइनी हवाले से, जमहूरी हवाले से, कानूनी हवाले से? हाँ, अब ये बड़ा आपका ये इंटरेस्टिंग सवाल है कि हम कितना आगे बढ़े हैं। जी। तो इतना आगे ज़रूर बढ़े हैं कि जो हुकूमत 2008 से बनी थी, जी, उसकी असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की। ठीक। 2013 तक हो रही। जी। और जो 2013 में बनी थी उसकी असेंबली ने भी अपनी मुद्दत की और वो 2018 तक रही। ठीक। तो कि दोनों हुकूमतों में वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत भी पूरे कर सके। जी। लेकिन जो तीसरी हुकूमत बनी थी जी। ये PTI की 2018 में, जी। तो वो ना सिर्फ कि अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी वज़ारत उस्मा की, जी, बल्कि वो अपनी मुद्दत असेंबली में भी 5 साल पूरी ना कर सकी, तो वो सीधे लेके चली गई। जी। और नो कॉन्फिडेंस का आया तो उसने वो फॉलो नहीं किया आईनी रास्ता, जी, और आईनी रास्ते से इनराफ करते हुए जी, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह असेंबली को डिसॉल्व कर दें। जी, और उन्होंने वोट नो कॉन्फिडेंस पे रोक के असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। जी। तो उससे ये चीज साबित हुई कि ऐसी हुकूमत जिसके बारे में ये तासुर कायम किया गया था जी। कि उसको किसी खास पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए वो मार्जे वजूद में आई थी। जी। तो वो जब एक आर्टिफिशियल हुकूमत जब इम्पोज की गई और वो अपनी मदद पूरी ना कर सकी, जी। तो इससे ये सबक मिला कि खुदारा पाकिस्तान में सियासत जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के या अदालतों के फैसले के जरिए नहीं होनी चाहिए।